डियर स्टूडेंट, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपेक्षिक विन्यास तथा निरपेक्ष विन्यास का अध्ययन करेंगे। क्या होते हैं आपेक्षिक विन्यास, निरपेक्ष विन्यास? किसी एक संरचना को मानक मानकर अन्य के विन्यास को ज्ञात किए जाने को आपेक्षिक विन्यास कहते हैं और किसी रूप के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। सबसे पहले हम आपेक्षिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वैसे आपेक्षिक विन्यास या फिर इसको हम कैपिटल डी और एल नामकरण भी कहते हैं। सर्वप्रथम एमिल फिशर ने तथा इसके बाद रोजेनहॉफ तथा हडसन ने ऑप्टिकल एक्टिव ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक मानते हुए निम्नलिखित विन्यास दिया था। ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखिए आप लोग CHO और कार्बन के साथ में CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तथा एक CH2OH, दाईं तरफ OH और हाइड्रोजन ग्रुप असममित कार्बन परमाणु इसके अंदर उपस्थित है। इसी तरह से L के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इन संरचनाओं को हम डी ग्लिसरॉल्ड तथा सेकेंड वाले को एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। अब बच्चों इनमें ध्यान देना इन संरचनाओं में जो असममित कार्बन परमाणु के जो चतुष्फल के सिरे पर CHO समूह, ठीक है, और पीछे की ओर CH2 समूह जुड़ा हुआ है तथा हाइड्रोजन और OH आगे की ओर इंगित है। इनको वैसे ये त्रिविमित चित्र होते हैं लेकिन हम कागज़ में बनाना संभव नहीं होता, तो इस तरीके से दर्शा रहे हैं कि CHO और CH2OH ये समूह तो कैसे होते हैं इसमें पीछे की ओर, और हाइड्रोजन और OH आगे की ओर इंगित होते हैं या दर्शाए जाते हैं। डी विन्यास में तो क्या होता है बच्चों, OH समूह इसके अंदर दाईं ओर है, वह हाइड्रोजन बाईं ओर है, जबकि एल विन्यास में OH समूह किधर आ गया, बाईं ओर, तथा हाइड्रोजन किधर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। तो चूँकि ऐसा हमने बताया आपको कि कागज़ में बनाना संभव नहीं है, तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, इनको समतल चित्रों द्वारा दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समतल चित्र जैसे अभी कागज़ में हमने बनाया प्लेन डायग्राम फॉर्मूला, ठीक है, डी और एल का। अब ये डी और एल होते क्या है? डी होता है एक तो कैपिटल, एक स्मॉल डी भी आता है कहीं, एक कैपिटल एल भी आएगा, स्मॉल एल भी आएगा। तो इनमें अंतर क्या होता है, ध्यान देना बच्चों। किसी यौगिक के नाम के पहले कैपिटल डी अथवा कैपिटल एल अक्सर उस अणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। क्या जानकारी देते हैं? उस अणु की संरचना के बारे में। जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल उसके प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल अणु की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। किसी अणु के असममित कार्बन परमाणु को ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदाज में लिखने पर यदि उसका OH अथवा अन्य क्रियात्मक समूह दाएं हाथ की तरफ लिखा हुआ हो, पहले भी बताया था बच्चों, दाएं हाथ की तरफ लिखा होगा तो डी विन्यास कहते हैं। इसके विपरीत यदि OH समूह किधर की तरफ, बाएं हाथ की तरफ लिखा होगा तो एल विन्यास। तो हमको ये एक तरह से संरचना के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। यदि इसमें स्मॉल डी, तो ऐसे यौगिकों के नाम से पहले लिखा जाता है स्मॉल डी जो समतल धुरित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, ठीक है। और स्मॉल एल ऐसे यौगिकों के नाम से पहले लिखा जाता है जो समतल धुरित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं, ठीक है बच्चों। हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी अथवा कैपिटल एल स्मॉल एल का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। कोई कैपिटल डी विन्यास वाला यौगिक स्मॉल एल भी हो सकता है, स्मॉल डी भी हो सकता है। और इसी तरीके से बच्चों
कैपिटल एल विन्यास वाला यौगिक स्मॉल डी भी यौगिक भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैपिटल डी व कैपिटल एल एक सैद्धांतिक घटना को प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रायोगिक घटना को प्रदर्शित करते हैं। अब हमने नीचे अन्य संरचनाएं बना रखी है इसके अंदर, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। अब इसके अंदर एक से अधिक जो असममित कार्बन परमाणु वाली यौगिक कहलाते हैं। ये विन्यास का निर्धारण भी हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर किया जाता है। इसके लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड के असममित कार्बन परमाणु का उसके किसी सिरे वाले असममित कार्बन परमाणु के साथ संबंध देखा जाता है और सबसे नीचे लिखकर उसके सापेक्ष विन्यास का निर्धारण करते हैं। उदाहरण में देखिए, इसमें डी ग्लूकोज में सबसे अंतिम वाले CH2OH के समीप वाला जो कार्बन है असममित कार्बन, उसमें OH की पोजीशन किधर है? दाएं हाथ की तरफ। तो दाएं का हमने बताया था हाथ की तरफ OH की पोजीशन है, तो ये क्या होगा? डी ग्लूकोज। ठीक है, इसके विपरीत एल ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति किधर है? बाईं तरफ की ओर, तो इसको क्या कहेंगे? एल ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये संरचना को प्रदर्शित करते हैं या जानकारी देते हैं। तो किसी यौगिक में पूर्णांक डी और एल केवल असममित कार्बन परमाणु के विन्यास की जानकारी देता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ाई था। और इनके यौगिकों के ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में स्मॉल डी और स्मॉल एल जानकारी देते हैं, ये नहीं देते हैं। अगला है निरपेक्ष विन्यास, जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है बच्चों, काफ़ी बार पूछा जाता है ये RS नॉमेनक्लेचर, वो इसी के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। कान, इनगोर्ड तथा प्रीलोग ने निरपेक्ष विन्यास ज्ञात करने के लिए एक सैद्धांतिक परिकलन विधि विकसित की। इस विधि को RS प्रणाली या RS नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। R का मतलब होता है रेक्टस, दाएं तरफ। S का मतलब होगा सिनिस्टर, बाएं तरफ। इस विधि में किसी असममित अणु में अनुक्रम नियमों का पालन करते हुए कार्बन पर जुड़े हुए विभिन्न परमाणु या समूह को प्राथमिकता के हिसाब से क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक है, सीक्वेंस रूल, इसके पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना इनको। पहला है फर्स्ट, असममित परमाणु पर समूहों को घटती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उस तरीके से उनको व्यवस्थित करेंगे। जैसे ये दे रखा है, ब्रोमीन क्लोरीन में ब्रोमीन को पहले नंबर देंगे, क्लोरीन को ऑक्सीजन से पहले देंगे, ऑक्सीजन को सबसे कम नंबर दिया जाएगा, जैसे हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से हम वरीयता का क्रम देंगे उनको। यदि असममित कार्बन परमाणु पर 2 समस्थानिक लगे हों तो उच्च परमाणु भार वाले समस्थानिक को निम्न परमाणु वाले समस्थानिक की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, उदाहरण जैसे D और H हो तो हम पहले D को देंगे, उसके बाद H को प्राथमिकता देंगे। थर्ड नंबर पे, यदि असममित परमाणु पर 2 समान परमाणु बंधित हों तो उस परमाणु को प्राथमिकता दी जाती है जो उच्चतर परमाणु संख्या वाले परमाणु से बंधित हो। ठीक है, CH2OH में किसको प्राथमिकता देंगे? CH3, दोनों में से CH2OH को। अगला है महत्वपूर्ण समूह का घटता क्रम, या उस हिसाब से। अब घटता क्रम सबसे पहले इनके अंदर सीरीज को ध्यान रखना है। आयोडीन को सबसे पहले, ब्रोमीन को उसके बाद क्लोरीन, ये एक वरीयता का क्रम आपको दर्शा रखा है। इसी हिसाब से हम उनको वरीयता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, असममित कार्बन पर हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो हमने वरीयता दी, सबसे पहले हम देंगे आयोडीन को, उसके बाद में देंगे ब्रोमीन को, उसके बाद में देंगे क्लोरीन को, उसके बाद में देंगे अपन फ्लोरीन को। ठीक है, सबसे पहले किसको दी? आयोडीन को।
तो हम नंबर लिख देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब देखिए आप, अब हम इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर हम दर्शाएंगे। तो ध्यान से देखना, इसके अंदर हम 1 नंबर से जब इसको घड़ी घुमाएंगे तो एक घड़ी की विपरीत दिशा में एरो बनाएगा। 1 नंबर 2 नंबर की तरफ लेंगे तो नीचे की तरफ इस तरीके से, तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हुई तो एस सिनिस्टर एस विन्यास कहेंगे। तो इस तरीके से ये एस विन्यास कहलाएगा। आर विन्यास में देखिए, अब इसमें क्रम देखिए, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ आ गया, 1 2 3, तो 1 नंबर से अपन घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज वाली संरचना बनेगी। ठीक है, तो ये कहलाएगी आर विन्यास। इसी तरह से सेकंड नंबर वाली में क्लॉकवाइज वाली बन रही है, 1 नंबर C3H7, सबसे अधिक परमाणु भार है इसका, 1 नंबर दे दिया। 2 नंबर पर एथिल, 3 नंबर पर मैथिल, 4 नंबर पर हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4, तो इसे क्लॉकवाइज घुमाई तो ये होगा आर विन्यास। अब देखिए थर्ड वाली स्टेप, इसके अंदर क्या होगा? 1 नंबर हमने अमोनिया को दिया, NH2 को एमीन को दिया, तो इस 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो इस तरीके से नंबर दे करके जब हम इसकी घुमाएंगे 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ, 3 नंबर, तो ये कैसी संरचना? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगी एस विन्यास संरचना कहलाएगी। ये ध्यान रखना है कि अणु के फिशर प्रेक्षप सूत्र को अंकित सूत्र में अंकित प्राथमिकता वाला समूह असममित कार्बन परमाणु के ऊपर अथवा नीचे स्थित हो। यदि अंतिम प्राथमिकता वाला समूह दायां या बाईं ओर हो तो असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह का सम संख्या में स्थान विनिमय किया जाता है। वापस ध्यान देना बच्चों कि अंतिम प्राथमिकता वाला समूह असममित कार्बन परमाणु के ऊपर अथवा नीचे स्थित हो। हमेशा ये ध्यान रखना किधर स्थित हो, ऊपर या नीचे। यदि अंतिम प्राथमिकता वाला समूह दायां बाईं ओर हो तो असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह का सम संख्या में स्थान विनिमय किया जाता है। एग्जाम्पल इसे ए 1 नंबर पे, BCD, तो एक को ए नंबर है। अब ये दाईं और बाईं स्थिति आ गई, वही है दाईं स्थिति में, तो हम इसका जगह परिवर्तन करेंगे। तो जगह परिवर्तन करने पर ए किधर चला जाएगा? बी पे, बी आ जाएगा इधर, सी चला जाएगा डी पे, तो डी आ जाएगा सी की जगह। ठीक है, इस तरीके से स्थान परिवर्तन करते हैं। तो ये फिर क्लॉकवाइज वाली बन जाएगी। इसी तरह से ग्लाइसिल्डिहाइड में, ठीक है, इस तरीके से दाएं बाएं हो तो असममित कार्बन से जुड़े समूह का सम संख्या में स्थान विनिमय किया जाता है। अब देखिए टार्टरिक अम्ल में, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे तो ये जो है टार्टरिक अम्ल, तो 2R और 3R टार्टरिक अम्ल होता है। तो 2 वाले असममित कार्बन परमाणु को देखिए, 1 नंबर COH को दिया, तो इस तरीके से नंबर देने पर जो क्लॉकवाइज वाली संरचना बनी तो उसको 2R 1 2 3, तो ये 2R, और तीसरे वाले असममित कार्बन पर इसको कहेंगे 3R टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से RH नंबर की स्टडी हम इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार किताब में भी स्टडी करना और इनकी प्रैक्टिस करना। अगला है रेसिमीकरण। ऊष्मा या कुछ रासायनिक पदार्थों के प्रभाव द्वारा घूर्णक घूर्णक यौगिकों को अघूर्णक रेसिमिक मिश्रण में चेंज किया जा सकता है। इस क्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। लोरी के अनुसार रेसिमीकरण को निम्नानुसार समझाया जा सकता है। जैसे पहला है डी रूप, C6H5CHOH मेंडेलिक अम्ल। इसको हमने मध्यवर्ती और सम्मित रूप C6H5COH और एक एल रूप
इसके मध्यवर्ती सम्मिलित रूप इस तरह कैसे प्राप्त है? इस क्रिया में सर्वप्रथम असम्मित अणु डी या एल का सम्मित अणु में समानीकरण होता है। ये मध्यवर्ती सम्मित अणु जो इनोड रूप में होता है, डी या एल या डी रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात डी से प्रारंभ करने पर एल रूप में तथा एल रूप से प्रारंभ करने डी रूप में परिवर्तित होता है और अंत में डी व एल रूपों का समरूपण मिश्रण प्राप्त हो। इनके अंदर इस ध्यान देना बच्चों, जो पढ़ने वाली चीज़ें आर एस नोमेनक्लेचर और डी और एल का नामकरण, इनकी स्टडी आप लोग, इनकी क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए इनकी। नेक्स्ट टाइम पे हम वापस से समझेंगे।